वेलकम एवरीवन टू आवर वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग। आज हम बात करने वाले नए टॉपिक परमिएबिलिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक इंक्लूडेड इन परमिएबिलिटी चैप्टर। ओके, here you can see on your screen the permeability in which we are going to understand about definition of permeability, Darcy's law. Some of you already concerned about this Darcy's law and factor affecting permeability. उसके बाद हम देखेंगे laboratory determination of this permeability test. There are obviously two tests. First is constant head and falling head method. Then after stratified soils, उसके बारे में समझेंगे और आएगा average permeability. Then a similar term like seepage, downward and upward flow भी, और उसके बाद inlust quicksand condition. Already this thing you can understand in the soil water chapter also, right? Quicksand condition and seepage pressure, downward and upward flow वाली चीज आपने ऑलरेडी soil water chapter में भी देखी हुई होगी. Okay, so let's start with the simple definition of permeability. ओके, सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे a property of a porous material that permits passage of water through the interconnected voids. Also हम ऐसा भी कह सकते हैं इसको अलग भाषा में कि property of a material which can allow water to pass through it, right? मतलब इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी मटेरियल है उसकी ऐसी प्रॉपर्टी जो पानी है या फिर फ्लूइड है उसको अपने अंदर से पास होने दे रहा है, ऐसी प्रॉपर्टी को हम परमिएबिलिटी कहेंगे. ठीक है, परमिएबिलिटी मेजर होती है सेंटीमीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, राइट? देन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पे है. मटेरियल हैविंग कंटिन्यूअस वॉइड्स, दैट मीन्स परमिएबल होगा वो, राइट? जिसके अंदर कंटिन्यूअस वॉइड्स रहेंगे ऐसा मटेरियल परमिएबल होगा. मतलब ऊपर की सरफेस पे वॉइड्स है, बीच में नहीं है, तो वो परमिएबल नहीं कहलाएगा. ठीक है, यहाँ पे क्या कंटिन्यूअस वॉइड्स है, मतलब पूरा जो मटेरियल वो वॉइड से भरा हुआ है. जैसे कि आप स्पंज मान लो, उसके ऊपर आप पानी डालोगे तो धीरे से नीचे चला जाएगा. आप सॉइल ले लो, कांच के बीकर में सॉइल के ऊपर पानी डालोगे धीरे धीरे नीचे चला जाएगा, राइट? तो वो सब चीज हो गई आपकी कंटिन्यूअस वॉइड्स वाली चीज जो परमिएबल रहती है. उसके बाद आता है ग्रेवल्स. ठीक है, अगर ग्रेवल्स है तो ऐसे में क्या होता है कि ग्रेवल्स इट सेल्फ और नॉन मतलब सेमी परमिएबल मटेरियल और इन सम केसेस नॉन परमिएबल मटेरियल. बट जब बहुत सारे ग्रेवल्स इकट्ठा होते हैं तो उसके अंदर वॉइड की जो मात्रा होती है वो भी ज्यादा बड़ी रहती है. ठीक है, साइज ऑफ वॉइड्स आर ग्रेटर. ओके, हम वॉइड रेशियो की बात करते हैं ना, तो वॉइड रेशियो किसका ज्यादा होता है, क्ले जैसे मटेरियल का, और किसका कम होता है, सैंड ग्रेवल्स उस सब का. बट जब हम साइज की बात करते हैं तो ग्रेवल्स के अंदर ज्यादा बड़ी मात्रा में वॉइड्स दिखेंगे हमें. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ग्रेवल्स की साइज भी बड़ी है. ठीक है, 20 से 80 mm तक हो सकती है, राइट? तो उसके वॉइड्स बड़े होंगे तो वो हाईली परमिएबल होगा. उसके बाद आता है स्टिफ क्ले. स्टिफ क्ले क्या होती है, इम्परमिएबल है. ओके, क्ले होगी ना, उसके अंदर नंबर ऑफ वॉइड्स ज्यादा होंगे, याद रखना. तो उसकी साइज बहुत छोटी है. और स्टिफ क्ले हो गई, स्टिफ मतलब कॉम्पैक्टेड एकदम, राइट? हार्ड होगी थोड़ी सी. तो ऐसी सॉइल इम्परमिएबल रहती है, वो अपने अंदर से पानी नहीं निकालने देती बाहर. उसके बाद आता है मोस्टली इन सॉइल फ्लो इज लेमिनार. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो सॉइल होती है उसके अंदर जो पानी का फ्लो रहता है सॉइल के नीचे बीनीथ ऑफ सॉइल, वो लेमिनार फ्लो होता है. ऑब्वियसली कभी टर्बुलेंट नहीं होगा. टर्बुलेंट कैसी जगह पे होता है, जहाँ पे हमें ज्यादा जगह मिल जाए. ठीक है, सांकड़ी जगह होती है, छोटी जगह होती है, तो वहां पे लेमिनार फ्लो दिखने मिलता है हमें, स्टेडी फ्लो जाएगा छोटी छोटी जगहों में. टर्बुलेंट हमें जैसे कि ओशन हो गया, नहर हो गई, वो बहुत ज्यादा पानी भेज दिया तब जाके वो टर्बुलेंट फ्लो हमें दिखेगा.
क्लियर। तो अगर आपको पूछे कि जमीन के नीचे पानी का फ्लो कैसा रहता है, तो ऑप्शन दिए होंगे लेमिनार, टर्बुलेंट, आइडल और नन ऑफ दैट, उसमें आपका आंसर होगा लेमिनार फ्लो। ओके, so let's understand about some basic uh, head gradient and potential, right? So what is a pressure head? हेड की बात करूं मतलब प्रेशर हेड की बात कर रहा हूं, जिसको हम piezometric हेड भी कहते हैं, ठीक। so when the water flow through the soil, the total head consists of three types. ओके, जब पानी जमीन के नीचे बहेगा ना तो तीन टाइप के हेड उसके अंदर दिखेंगे। एक तो होता है यहाँ पे पीजोमेट्रिक हेड, ठीक है, जिसको मैंने अभी बोला प्रेशर हेड भी कहते हैं हम उसको, ठीक है। दूसरा होता है हमारा वेलोसिटी हेड, ठीक है। वेलोसिटी हेड नाम पे से आपको दिख रहा है, वेलोसिटी से मैटर करेगा वो चीज, ठीक है। अब जमीन के नीचे ज्यादा वेलोसिटी तो मिलेगी नहीं, कन्फाइंड सरफेस है, सिर्फ वॉइस थ्रू पानी पास हो सकता है, वहां पे तो वेलोसिटी तो मान ही लो कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद होता है पोजीशन हेड, राइट। तो एक एक चीज पहले समझते हैं, मैंने आपको पॉइंट आउट भी किया है, देखो जो प्रेशर हेड होता है ना, वो हम किसको कहते हैं, तो राइज ऑफ वाटर इन पीजोमेट्रिक ट्यूब। पीजोमेट्रिक ट्यूब एक सिलिंड्रिकल कांच की पतली सी नड़ी आती है, जो हम 12th के अंदर केमिकल के एक्सपेरिमेंट करते थे, जिसके अंदर जिसको हम कस नड़ी कहते हैं, उस टाइप की एक पीजोमेट्रिक ट्यूब आती है कांच की, जिसके ऊपर नोटेशंस दिए होते हैं mm में, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो उसके अंदर राइज ऑफ वाटर इन पीजोमेट्रिक ट्यूब, मतलब उसके अंदर पानी की मात्रा पीजोमेट्रिक ट्यूब में बढ़ना, ठीक है, वो प्रेशर हेड के कारण बढ़ेगा। दूसरी चीज वेलोसिटी हेड। वेलोसिटी हेड मैंने आपको बताया कि उसके नाम में ही वेलोसिटी आ रही है, जमीन कन्फाइंड मटेरियल है, सॉइल, ठीक है, जमीन के नीचे मतलब, तो वहां पे वेलोसिटी होना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो नेग्लिजिबल, ओके, हम निगलेक्ट कर सकते हैं उतनी मात्रा में वेलोसिटी होती है, बहुत स्लो पानी मूव करेगा, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी करेगा, वरना नीचे की सॉइल ही रहेगी नहीं, फिर वो भी पानी के साथ मूव करने लगेगी, वेलोसिटी ज्यादा होगी तो, ठीक है। तो नेग्लिजिबल फॉर फ्लो थ्रू द सॉइल, वेलोसिटी हेड। और थर्ड वन है पोजिशन हेड। तो पोजिशन हेड ऐसी चीज है हम जिसको किसी भी डेटम से कंपेयर करेंगे, ठीक है, जैसा आपने स्क्रीन पे देखा है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी डेटम, राइट, ये चीज। तो विथ रिस्पेक्ट टू एनी डेटम मतलब कोई भी मैं सरफेस को जमीन के नीचे कोई भी एक सरफेस का पॉइंट ध्यान में रखूंगा, और उसके अनुसंधान में मैं दूसरा एक पॉइंट देखूंगा कि कितना बढ़ रहा है, तो वो मेरा हो गया पोजिशन हेड। क्लियर है सबको यहाँ पे? पहला था प्रेशर हेड, राइज ऑफ वाटर इन पीजोमेट्रिक ट्यूब। दूसरा था वेलोसिटी हेड, जो जिसकी मात्रा क्या होगी, बहुत ही नेग्लिजिबल होगी। और दूसरा है पोजिशन हेड विथ रिस्पेक्ट टू एनी डेटा। क्लियर? तो ये चीज हमारे थी हेड ग्रेडियंट एंड पोटेंशियल्स। अब ये चीज हम ज्यादा बेटर वे में समझेंगे फिगर के साथ। ओके, तो ये है आपकी फिगर यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर, ये आपका एक डाटा है, ठीक है। यहाँ पे आपको नोटेशन दिया डेटम से, ये रहा, ओके। डेटम के नीचे में इस एरिया में वेलोसिटी मेरे को देखनी है, ठीक है, ये इस एरिया में जा रहा है। पहला पॉइंट हमारा ये ए, दूसरा पॉइंट हमारा बी, और तीसरा पॉइंट यहाँ पे कहीं पे होगा, जिसको मैं सी नोटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, देखो अंदर, ठीक है, इसको मैंने सी बोल दिया। अब आप देख सकते हो डाटम के अनुसंधान से मैं जो भी हेड है वो मेजर करूंगा। तो उसके पहले मैं देख लेते हैं हम, ये आपकी पीजोमीटर ट्यूब हो गई, ये आपकी पीजोमीटर ट्यूब हो गई, दूसरी ये आपकी पीजोमीटर ट्यूब हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है देखो, एच क्या है हमारा, इनिशियल हाइड्रोलिक हेड, ठीक है। स्मॉल एच क्या है, हाइड पोटेंशियल हेड, ठीक है, स्मॉल एच, ये रहा, ये वाला, ये पूरी हाइट है यहाँ से यहाँ तक, ये स्मॉल एच की हाइट है, क्लियर, वो पोटेंशियल हेड है। ये आपका कैपिटल एच हेड होगा, हाइड्रोलिक हेड, ये वाला, ओके। एंड आई क्या है आपका, स्मॉल एच बाय एल, इसको हम हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। डार्सिस लॉ में भी आपको ये चीज आएगी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, उसका इक्वेशन होता है डेल्टा एच बाय एल या फिर एच बाय एल, ठीक है।
हाइट अपॉन लेंथ, हाइट किसकी, प्रेशर हेड की, लेंथ किसकी, ट्यूब की, ठीक है। ये तीन चीज हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए पॉइंट, तीन कॉलम दिए यहाँ पे, एक तो पॉइंट दिया है, दूसरा दिया है पिसोमीटर हेड, तीसरा दिया है पोजीशन हेड, और लास्ट में दिया है टोटल हेड, राइट। तीन चीजें हमें, चार चीजें यहाँ पे हमको दी है। अब यहाँ पे जो हेड है, पॉइंट है ए, बी एंड सी, क्लियर। तो पीजोमीटर, पीजो हेड क्या है, डेटम को ध्यान में रखते हुए, ये जो मेरा डेटम डेटम है यहाँ से लेके यहाँ पर, इसको ध्यान में रखते रखते हुए पीजोमीटर का हेड क्या है। पीजोमीटर का हेड मतलब हमने आगे डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, पानी की जो हाइट हम बढ़ते दिखती है पीजोमीटर ट्यूब में, उसको मैं उसको हेड कहता हूँ, ठीक है, पीजोमीटर का हेड, यहाँ पे प्रेशर है। फिर डायटम को ध्यान में रखते हुए इसकी हाइट बढ़ी कितनी, एच जितनी, यहाँ से यहाँ कैपिटल एच, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक की हाइट है उसको। पीजो हेड क्या है, एच डब्ल्यू ए, एच डब्ल्यू से मैंने इसको यहाँ पे नोटेशन दिया, देख लो, क्लियर। अब बी की बात करते हैं, बी पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, बी पॉइंट पे क्या है, हाइट एच डब्ल्यू बी, एच डब्ल्यू बी कहाँ पे लिखा है मैंने, ये रहा, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये मेरा एच डब्ल्यू बी हो गया। अब सी क्या है, एच डब्ल्यू, ये रहा, ये पॉइंट पे सी की हाइट, ठीक है, यहाँ से लेके पानी ऊपर तक जा रहा है, ये मेरा हो गया एच डब्ल्यू। अब पोजीशन ऑफ हेड की बात करेंगे कि क्या है पोजीशन ऑफ हेड, ठीक है। डेटम को ध्यान पे रखते हैं, डेटम से जो हमारी पीजोमीटर ट्यूब है उसका डिस्टेंस हम मेजर करेंगे, क्लियर। तो ये होगा, ए पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे, यहाँ से लेके डेटम कहाँ पे, यहाँ तक है, तो कितना डिस्टेंस हुआ, ये यहाँ से लेके यहाँ पे, मैंने उसको जेड ए नाम दे दिया, ठीक है। बी पे क्या हुआ, यहाँ से लेके डेटम कहाँ तक है, यहाँ तक, तो उसको जेड बी नाम दे दिया, ओके। और दूसरा है एच डब्ल्यू, एच डब्ल्यू कहाँ पर है, ये रहा, ठीक है, ये पॉइंट हमारा एच डब्ल्यू है। तो सी पॉइंट से लेके डेटम तक का पॉइंट कितना होगा, स्मॉल जेड नाम दे दिया मैंने। अब आपके पास सब पॉइंट है, अब मुझे क्या करना है, टोटल हेड फाइंड करना है, क्लियर। टोटल हेड क्या होगा, यहाँ पे अब ये देखो, डेटम से लेके पानी के प्रेशर कितना बड़ा है हाइट, ठीक है, तो होगा मेरा कैपिटल एच, है ना, ये रहा। अब दूसरा है मेरा एच डब्ल्यू बी जेड बी, डेटम से क्या हाइट है इसकी, ये रहा बी पॉइंट पे, ये देखो पॉइंट बी, हाइट कितनी है, 0, ऑब्वियसली देखो डेटम पर ही है, डेटम के ऊपर कुछ नहीं, यहाँ पे, है ना, ये मेरा हो जाएगा, डेटम पे बी का पॉइंट क्या होगा, 0 सिर्फ, क्लियर। और दूसरा चीज आएगा सी पॉइंट, सी पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, यहाँ से ये पॉइंट, यहाँ से लेके डेटम से ऊपर तक की हाइट कितनी है उसकी, तो वो मेरे को निकालनी है, तो कैसे निकालूंगा, ये जो टोटल हाइट है माइनस पोजीशन हेड की हाइट, ठीक है, पीजोमीटर हेड की हाइट से लेके पोजीशन हेड की हाइट मतलब एच डब्ल्यू माइनस जेड, उसको मैंने नाम दे दिया स्मॉल एच, ओके। तो इतनी चीज थी आज आपको, इस फिगर से आपको इतना चीज समझ में आता है कि पीजोमीटर हेड क्या है, पोजीशन हेड क्या है, टोटल हेड क्या है, ओके, क्लियर है सबको। ये चीज है पीजोमीटर हेड के लिए, एच डब्ल्यू टोटल लेंगे, यहाँ पे पीजोमीटर ऐड किया है और उसका जब तक पीजोमीटर का वाटर का हाइट जितना जा रहा है तो मैं उसको लूंगा पीजो हेड। पोजीशन हेड मतलब पीजोमीटर इंसर्टेड है वहां से सरफेस तक का पानी की हाइट, जिसको मैंने जेड से डिनोट किया। और टोटल हेड मतलब पीजो हेड माइनस पोजीशन हेड, तो वो क्या हुआ, कैपिटल एच, इससे डिनोट किया। ऐसे सभी के लिए हमने फाइंड किया है, क्लियर।
होप सबको समझ में आ रहा है, इतना भी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब बात करते हैं हम लोग डार्सीज लॉ की। तो डार्सीज लॉ क्या है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, क्वांटिटी ऑफ वाटर Q flowing through a cross sectional area of the soil, right? Quantity of water small q flowing through the cross section area of a soil mass under a hydraulic gradient can be expressed as small q is equal to KIA। ये है आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। क्या कह रहे, कोई भी क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सॉइल है, उसके अंदर Q मात्रा में पानी जा रहा है, ठीक है, अंडर आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, आई मतलब आई हाइड्रोलिक ग्रेडियंट की मौजूदगी में, तो वो मेरा हो गया डार्सीज लॉ, Q इज इक्वल टू KIA। ठीक है, मैं इसको यहाँ याद रहे तो आप डार्सीज लॉ को क्यों किया ऐसा भी बोल सकते हो, क्यों किया भाई डार्सी लॉ, ठीक है, आपको उसका इक्वेशन याद रह जाएगा, स्मॉल q इज इक्वल टू KIA, वेर यहाँ पे स्मॉल q क्या अपना कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जो डार्सी ने दिए, I क्या अपना हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, I की वैल्यू आपको पता है, मैंने आपको आगे दिखाया H/L, ठीक है, और A क्या है आपका टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सॉइल मास, राइट। ये चीज डार्सी ने 1856 में बताई थी हमें, जो हम आज भी यूज करते हैं यहाँ पे, क्यों किया, ओके। देन ग्रेटर के होगा तो ग्रेटर इज द फ्लो थ्रू द सॉइल, मतलब कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी जितना ज्यादा होगा, हाई होगा, उतना जो फ्लो होगा वाटर का थ्रू सॉइल वो भी ज्यादा होगा ऑब्वियसली, ठीक है। एंड एवरेज डिस्चार्ज वेलोसिटी, उसका एक इक्वेशन है एवरेज डिस्चार्ज वेलोसिटी का, v इज इक्वल टू क्या है अपने पास Q बाई A, जैसे हम एरिया मेजर करते थे आगे सॉइल वाटर चैप्टर में Q बाई V, वैसे वेलोसिटी क्या है Q बाई A, ठीक है। यहाँ पे मैं Q की वैल्यू पुट कर दूंगा KIA और डिवाइड बाई A, बचेगा A कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह गया KI, V इज इक्वल टू KI, ये होगा आपका एवरेज वेलोसिटी डिस्चार्ज, V इज इक्वल टू KI, समझ रहे हो ना आप। Q यहाँ पे देख रहे हो आप, क्या है Q, KI A, देखा है, तो मैं यहाँ पे KI वैल्यू रखूंगा डिवाइड बाई A, तो रहेगा क्या सिर्फ KI, A कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हमें क्या समझ में आया, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी is the average discharge velocity under unit hydraulic gradient, ठीक है। क्या बोल रहा है, coefficient of permeability is the average discharge velocity under unit hydraulic gradient, मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि जो कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी है कब, अंडर यूनिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, मतलब यहाँ पे उसको एरिया से कोई मतलब नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी आप 1 मीटर की सॉइल मास लो या फिर 1000 मीटर का सॉइल मास लो, हर एक के लिए उसकी जो वैल्यू है कोफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी वो सेम आएगी, क्योंकि वो डायरेक्टली V प्रोपोर्शनल टू I होगा, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट, यहाँ पे एरिया से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो सेम सॉइल होगी तो वहां पे उसका जो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट होगा और वेलोसिटी फ्लो होगा उस 1 मीटर के सॉइल रीजन में जो होगा वही 1000 मीटर के सॉइल रीजन में भी रहेगा इक्वल मात्रा में, राइट। तो एक चीज समझने जैसी है यहाँ पे। उसके बाद देखो यहाँ पे कि डिस्चार्ज एंड सीपेज वेलोसिटी की बात करते हैं हम, डिस्चार्ज एंड सीपेज वेलोसिटी इन इक्वेशन 1 A इज द टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। A क्या है आपका टोटल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जिसकी वैल्यू क्या रहेगी एरिया ऑफ वॉइड्स प्लस एरिया ऑफ सॉलिड, ओके। यहाँ पे एरिया ऑफ सॉलिड ज्यादा रहेगा सॉइल मास के अंदर, वॉइड्स कम रहेंगे, ओके। तो एरिया ऑफ वॉइड्स लेस देन टोटल एरिया,
ये होना चाहिए पहले तो। सो एक्चुअल वेलोसिटी क्या हो गई, एक्चुअल वेलोसिटी यहाँ पे सीपेज वेलोसिटी vs इज इक्वल टू स्मॉल q डिवाइड बाय ए क्या है यहाँ पे, एयर वॉइड्स, ठीक है। तो ग्रेटर देन q बाई ए हो गया, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा q बाई ए, ठीक है। वेलोसिटी q बाई ए पर q अपॉन एरिया ऑफ एयर वॉइड्स इज ग्रेटर देन q डिवाइड बाई टोटल एरिया, ये चीज होगी यहाँ पे वेलोसिटी में। सिर्फ वॉइड्स की बात करेंगे तो उसके अंदर ज्यादा वेलोसिटी आपको एरिया की प्रोपोर्शनल में दिखेगी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मिलेगी आपको। तो अब क्या हो गया, Q इज इक्वल टू वी ए इज इक्वल टू वी एस इंटू ए वॉइड्स, ठीक है, स्लिपेज वेलोसिटी एरिया ऑफ वॉइड्स। तो वी एस इज इक्वल टू वी इंटू ए अपॉन एरिया ऑफ एयर वॉइड्स इज इक्वल टू वी बाई एन। सिंपल, कैसे, टोटल एरिया डिवाइड बाई एयर वॉइड्स एरिया, तो क्या होगा टोटल वॉल्यूम डिवाइड वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, ठीक है। टोटल वॉल्यूम तो ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को हम क्या कहते हैं, एन, राइट। मतलब हुआ ना, ये 1/n का इक्वेशन होगा वीवी ऊपर वी, पोरोसिटी का इक्वेशन, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम। यहाँ पे टोटल वॉल्यूम डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या हो जाएगा 1/n। Also Vs is equal to Kpi, where Kp is the coefficient of percolation, I is the hydraulic gradient. So अब क्या होगा इक्वेशन आपका लास्ट वाला, Vs over V मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू Kpi डिवाइड बाई Ki इज इक्वल टू I कैंसिल, तो Kp बाई K इज इक्वल टू 1/n। ओके, क्यों, क्योंकि Kp क्या है अपना K बाई n है यहाँ पे कांस्टेंट, ओके। तो ये चीज है, होप आप लोगों को समझ में आया। ये बहुत सिंपल चीज रही है, कोई ऐसा हर्डल्स नहीं है यहाँ पे, डिफिकल्टीज नहीं है। अब कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन्फ्लुएंस, उसकी हम चर्चा करेंगे आगे। कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन्फ्लुएंस, फर्स्ट पॉइंट हुआ आपका वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्थ डैम, ओके। सबसे पहला इन्फ्लुएंस परमेबिलिटी का है वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ अर्थन डैम्स के ऊपर। अगर परमेबिलिटी ज्यादा मात्रा में होगा तो अर्थन डैम टूटने के चांसेस ज्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद आता है आपका कैपेसिटी ऑफ पंपिंग इंस्टॉलेशंस फॉर द लोअरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल ड्यूरिंग एक्सकेवेशन, ठीक है, ग्राउंड वाटर टेबल के टाइम हमें पंपिंग करना इजी रहता है। रेट ऑफ सेटलमेंट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, परमेबिलिटी मतलब ज्यादा होगी, कब ज्यादा होगी, वर्ड रेशियो ज्यादा होगा, वर्ड रेशियो ज्यादा होगा तो क्या होगा, रेट ऑफ सेटलमेंट ज्यादा होगा, राइट, एक्सेट्रा। ये सब पॉइंट है आपको कोएफिशिएंट ऑफ परमेबिलिटी इन्फ्लुएंस होने में। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से अगर ना समझ में एक बार अगेन वीडियो लेक्चर्स आप देखिए, वापस पूरा रिवीजन कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।